नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। कसम संविधान का में आपका स्वागत है। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आज बहस का बड़ा मुद्दा है 2002 गुजरात केस पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री जिसे बीबीसी ने बनाया है। इस डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी से लेकर कई बातों पर विवाद है, इसीलिए भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है। यानी कहीं भी कोई भी इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं चला सकता। लेकिन बैन के बावजूद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के ग्रुप ने परिसर में डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया। डॉक्यूमेंट्री चलाई गई तो सवाल उठे और रिपोर्ट भी मांगी गई। उस पर रिपोर्ट आती उससे पहले ही दिल्ली में जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के ग्रुप ने उसी डॉक्यूमेंट्री को चलाने का ऐलान कर दिया। लेकिन जेएनयू प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री को चलाने पर रोक लगा दी है। इस समय जेएनयू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि विवादित डॉक्यूमेंट्री न चलाई जाए। इसी तरह केरल में भी कई जगहों पर विवादित डॉक्यूमेंट्री को चलाने की तैयारी है। खास बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि सत्य को बाहर आने की आदत है, जबकि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बादशाह और दरबारी इतने असुरक्षित क्यों हैं। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी निशाना साधा है कि क्या प्रधानमंत्री जी गोडसे पर बनी फिल्म को भी बैन करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी डॉक्यूमेंट्री पर कड़ा ऐतराज जताया है। सवाल ये उठता है कि आखिर जब देश में किसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया हो तो उसको लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है। सवाल ये भी है कि जब देश की अदालतों ने प्रधानमंत्री मोदी को 2002 गुजरात केस से बरी कर दिया है तो फिर उन पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। बहस शुरू करें उससे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं। आज बड़ी बहस इसलिए हो रही है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बावजूद स्क्रीनिंग की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 2024 में चुनाव से पहले टूल किट गैंग एक्टिव हो गया है। क्योंकि मोदी को अदालतों ने बरी कर दिया है, फिर भी ये गैंग क्यों एक्टिव है? क्योंकि मोदी को गाली देना एकमात्र राजनीतिक हथकंडा बनता दिख रहा है। हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाई है क्या? सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाला है क्या? ये डॉक्यूमेंट्री जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी हम घोषित करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बैन है। अभी तक स्टूडेंट्स यूनियन यही कर रहा था कि लाइक स्क्रीनिंग होंगे। व्हाई दे आर लाइक अफ्रेड ऑफ दिस? सोची समझी रणनीति के तहत भारत के खिलाफ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से साजिश चल रही है। Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. The main motive of the documentary is to create unrest across the nation. This was the theme of the documentary itself. Let people take the decision. There should not be such kind of censorship. पहले भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने वहाँ पर हमेशा भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार का काम, हमारी सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार करने का काम किया जाता रहा है। I'm sure the U.S. officials were aware of it as well. I'm not aware of this documentary that you point to, but what I will say broadly is that there are a number of elements that undergird the global strategic partnership that we have with our Indian partners. बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर भी है डॉक्यूमेंट्री का। 2024 के चुनाव का बिगुल बज रहा है। इस साल भी कई राज्यों में चुनाव हैं और 2024 की तैयारी अब ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है। ठीक ऐसे समय एक पुराने मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री का आना, वो भी एक विदेशी मीडिया द्वारा कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या इसके पीछे कोई टूल किट गैंग है? इस पर भी बात होगी और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं संगीत रागी जी हैं, प्रोफेसर है ड्यू के, बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक।
चिंतक है विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के जाने माने नेता है और बहुत परिचित चेहरा है टेलीविजन पर। मसूद राजा खान जनरल सेक्रेटरी हैं जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के। ए.के. वाजपेयी साहब हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी के, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े वकील भी हैं। गुरु प्रकाश पासवान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। घनश्याम तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। तमाम लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक जी, ये क्या जिद है? ये बार बार जेएनयू में ही क्यों होता है? जेएनयू में हो गया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया, डॉक्यूमेंट्री बैन है, फिर भी देश में क्यों दिखाई जाए? जी देखिए, सबसे पहली चीज जनता इस बात को समझ ले कि रैंकिंग के हिसाब से इस देश की सेकंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जेएनयू आज भी है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग में दे रहा हूं। लेकिन वहां पर आपकी यूनियन क्या उल्टे ही काम करेगी? अब तीसरे नंबर पे शायद जामिया आ गई है। नहीं, अब तीसरे नंबर पे शायद जामिया भी आ गई। मतलब क्या एआईएसएफ यही काम करेगी, उल्टे ही काम करेगी, गलत वजहों से चर्चा में आएगी? नहीं, तो एआईएसएफ के बच्चे पढ़ते भी हैं, एआईएसएफ के बच्चे खूब पढ़ते हैं, एसएफआई के बच्चे खूब पढ़ते हैं, पीएचडीयां करते हैं, स्कॉलर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। लेकिन जब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा, आप डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, वैज्ञानिक सोच नहीं रखेंगे, हर चीज में सेंसरशिप, तो ये ऐसे तो दिस इज नॉट द राइट वे। 9 साल में क्या क्या सेंसर हो गया विवेक जी, बताइए। सर आप मुझे बताइए, आप मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बनाते हैं एक फर्जी तरह की फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक? आप मोदी जी के प्रेज में उनके जिंदा रहते एक बायोग्राफी बना देते हैं जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उनको हीरो दिखाया गया है। तो आप इस तरह की फिल्में आप अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के क्रिटिसिज्म में या किसी इवेंट के एनालिसिस में कि वहां अगर मुसलमानों को मारा गया था और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम उसमें इन्वॉल्व था, उसके बारे में किसी ने डॉक्यूमेंट्री मिलाई, तो आपको दर्द हो रहा है सबको। सर, अदालत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, आप अदालत से बड़े हैं, अगर वो गलत है नॉन, क्या एक विदेशी संस्था अदालत से बड़ी है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? मैं इस सवाल पर आऊंगा विवेक भाई, मैं इस सवाल पर आऊंगा, इसको आगे उठाएंगे, हमारे पास बहुत वक्त है डिबेट का। सीधे पासवान जी के पास चलते हैं। पासवान जी, गुरुप्रकाश जी, मुझे बताइए, क्या अदालत ने जो कुछ कहा है, अदालत ने पूरी क्लीन चिट दे दी, उसके बाद भी ये मुद्दा बनता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है दीपक जी की कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए। आपने खुद भी कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक ये मामला चला। अब गुजरात के लोगों का हित सुप्रीम कोर्ट ना तय करे, गुजरात के लोगों का हित गुजरात के लोग ना तय करे। जो भी चुनाव हुए हैं 2002 की दुर्घटना के बाद, उन सभी चुनाव में गुजरात की जनता ने बड़ी मात्रा में अपना जनादेश के माध्यम से आशीर्वाद मोदी जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आपको उस पर भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, तो आपको किस पे भरोसा है? एक तरफ तो आप कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब संविधान का एक संस्थान जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की बात को धिक्कारते हुए कोई बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री बनाता है, आपको उस पर ज्यादा विश्वास होता है, आपको उस पर ज्यादा स्नेह होता है। आप तब कहां थे जब जून 1970 में 1970 जून में भी इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया था, और तब यूनानिमस थे, पूरा का पूरा पॉलिटिकल क्लास, एक आम सहमति थी कि भाई लगना चाहिए। देश हित की बात हो तो ठीक है, आप बीजेपी के विरोध में देश के विरोध पे आ जाते हो, ये कहां से हमें समझ में नहीं आता है। देखिए दीपक जी, कुछ बातें हमें समझ लेनी जैसी है। यह साल बड़ा महत्वपूर्ण है, G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहां हो रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मना रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं देश के अंदर और देश के बाहर जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज हैं, जो हमारे देश के बढ़ते कद से दुखी हो रहे हैं। देश अच्छा करता है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज हैं जो देश के अंदर भी हैं और देश के बाहर भी हैं, जो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि वो भारत का इतना बढ़ता कदम विश्व गुरु बनने की तरफ है। ठीक है, सीधे चलते हैं घनश्याम जी के पास। घनश्याम भाई, आप उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जेएनयू में जो स्क्रीनिंग हो रही है वो ठीक है, एक विदेशी संस्था की डॉक्यूमेंट्री की? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण है। जैसे अभी डॉक्टर गुरु प्रकाश कह रहे थे कि एक गैंग है जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है। क्या इस गैंग के किसी व्यक्ति ने 25 नवंबर को यह स्टेटमेंट दिया था कि गुजरात में जो सबक सिखाया गया था 2002 में, उसका असर देखिए? क्या ये इस गैंग के व्यक्ति थे? नहीं, ये देश के
गृह मंत्री अमित शाह थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि 2002 से 2022 तक 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी में 2002 के जो गुजरात दंगे हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी की बतौर मुख्यमंत्री जो विफलता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो एक सफलता का चमकता सितारा है जिसे आज भी वो लोगों को याद दिलाना चाहते हैं। दूसरी बात की ये डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश BBC ने बनाई है, जो कि अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है। तो डेफिनेटली भारत सरकार का ये रुख कि इसमें क्या कोई प्रोपेगेंडा है, ये रुख एक महत्वपूर्ण रुख है, और जो भारत सरकार का रुख है वो देश का रुख है। तो उस रुख के खिलाफ हम नहीं है। अगर भारत सरकार, और वही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का रुख है घनश्याम भाई, ये भी आपको याद रखना होगा, यही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का व्यू है। वो कह रहे हैं मैं सहमत नहीं हूं इस डॉक्यूमेंट्री से। अगर उनका रुख होता तो BBC इसे रिलीज नहीं करता ना, पार्लियामेंट में बोला भाई उन्होंने। ठीक है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अंग्रेज देश पर इतने समय उन्होंने राज किया तो सच बोल के राज नहीं किया था, झूठ बोल के राज किया था। तो अगर वाकई अंग्रेज सरकार का रुख ये होता तो BBC इसे दिखाता नहीं। ठीक है। और तीसरी बात कि यहाँ पर पासवान जी की, रामविलास पासवान जी की पार्टी के प्रवक्ता भी बोलेंगे, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि 30 अप्रैल 2002 को रामविलास पासवान जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट से क्यों इस्तीफा दिया था। तो मुझे लगता है कि गुजरात में जो हुआ वो नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल विभत्स विफलता है। इससे कनी नहीं काटी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने उस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है, बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है, SIT ने क्लीन चिट दी। मैं घनश्याम भाई आऊंगा, बहुत वक्त है हमारे पास, आपको बहुत बोलने का मौका मिलेगा। सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूँ। संगीत रागी जी, क्या ये अब एक मुद्दा है? क्यों इसको 2024 के पहले मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? आप जवाब दें उससे पहले मेरे एक सहयोगी जितेंद्र शर्मा JNU में बने हुए हैं। जितेंद्र आप जाइए, खबर इकट्ठा करिए, हम 8:30 पे फिर आपके पास आएंगे। संगीत रागी। देखिए, मुझे लगता है कि यदि इसको 2024 के इलेक्शन से पहले लाया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर गुजरात में गोधरा के अंदर जो 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जला दिया गया था, वह भी मुद्दा उभर करके फिर सामने आएगा। और मुझे लगता है कि वो जो पोलराइजेशन होगा, और जिस प्रकार से आपने देखा है कि विगत कुछ महीने पहले इस देश में सरतन से जुदा होने के नारे जो है वो सड़कों और गलियों में खुलेआम लगाए जा रहे थे, उन सारे नारों को यदि परिप्रेक्ष्य में लोग इस देश की हिंदू जनता देखेगी तो वो भी एक प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पोलराइजेशन होगा। तो मैं इस पोलराइजेशन की राजनीति से अलग जाकर के बात कर रहा हूँ, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बात कि क्यों ऐसा किया क्यों जा रहा है। देखिए, G20 के साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी एक ध्रुव तारे की तरह, नक्षत्र की तरह देदीप्यमान है, और दुनिया की राजनीति में आज के दिन में भारत को कोई हल्के से नहीं ले रहा। हम यह भी जानते हैं कि भारत के अंदर ही भारत के दुश्मन अंदर से खोखले करने वाला गैंग पहले से काम कर रहा है। हम जानते हैं कि चाइना प्रेमी गैंग यहाँ भी है, विश्वविद्यालयों में भी है, NGO के रूप में काम कर रहा है। वो भारतीय सेना को हमेशा क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने पहले भी क्वेश्चन किया है, और वो एक प्रकार आपका इशारा विवेक जी की तरफ है? नहीं, मैं किसी व्यक्ति की तरफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मित्रोखिन डायरी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बताती है कि KGB से कौन लोग पैसा लेकर के और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे। फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो तो यही सब बोलिए आप। दीपक जी मुझे बोल लेने दीजिए, खत्म करिए आप, है ना। सो वह भी एक कारण है, और चूंकि G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है भारत, तो वैसे में भारत में और विश्व के स्तर पर नरेंद्र मोदी की चमक को फीकी कैसे किया जाए, उसके लिए यह इस नैरेटिव को चलाया गया है। वो तो वैसे भी अगर भारत में बैन करेंगे विश्व में तो दिखाई जाएगी। देखिए मैं कह रहा हूँ, आप जहां तक वामपंथियों का सवाल है, ये पिटे हुए लोग हैं, विश्व में तो दिखाया जाएगा। ये पिटे हुए लोग हैं, ये JNU तक सीमित है, केरला तक सीमित है, आपको बंगाल से बाहर निकल चुके हैं, त्रिपुरा से बाहर निकल चुके हैं। मैं मानता हूं कि इस देश में इस्लामिस्ट वामपंथी गैंग काम करता है, एक इस्लामिस्ट वामपंथी गैंग काम करता है इस देश में,
जो भारत ये डाइवर्ट कर रहे हैं डिबेट को। आप सीधा मुद्दे पे आइए। करता है। आपको डॉक्यूमेंट्री से किस बात का डर है? हमें कोई डर नहीं है, बिल्कुल मुझे डर नहीं है। किस बात का भय है आपको? बिल्कुल डर नहीं है। डर आपको लगने लगेगा जब जिंदा जलाए हुए कार सेवकों की, जलाए हुए कार सेवकों की तस्वीर लेकर के इस देश में अस्थि कलश घुमा दी जाएगी, तब आपको डर लगने लगेगा। जब इस देश में जलाए हुए कार सेवकों की डॉक्यूमेंट्री बना करके घरों घरों तक पहुंचाया जाएगा कि किस तरीके से इस्लामिक टेररिस्टों ने 59 कार सेवकों को जिंदा ट्रेन में जलाया, और यदि उसका डिमॉन्स्ट्रेशन लेकर के, यदि वीडियो लेकर के पूरे गांव तक फैला दिया जाएगा, तब आपको डर लगने लगेगा। डर आपको लगने लगेगा, तब आप बीबीसी के पक्ष में बात नहीं करेंगे। तब आप जाकर के बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जो है वो नफरत फैला रही है। ये नफरत का डॉक्यूमेंट बीबीसी के थ्रू आया है, लेकिन उसमें काम करने वाले आप लोग हैं। दूसरी बात दीपक जी, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के एक दो नेताओं से भी एतराज है जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में पक्ष देकर के बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेजिटिमेसी देने की कोशिश की है। मुझे उनसे भी गुजारिश थी कि वो कम से कम उससे विड्रॉ करते हैं अपने आप को। गुजरात के दंगे हुए थे तो उसको एनालाइज क्यों ना करा जाए? अरे गुजरात के दंगों का एनालिसिस बहुत हुआ है। 10 साल तक अमेरिका एक महिला आने नहीं दिया, तथाकथित एक बड़े इंटेलेक्चुअल बिछा दिए। मैं था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 2014 में अमेरिका ने पलक पावड़े बिछा दिए। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ ये और आज भारत और अमेरिका की दोस्ती ऐसी है कि भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है, अमेरिका तो भी दोस्त बना हुआ है। नहीं, ये कहने की बात है, कहने की बात है सर, ये कहने की बात है। हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर अभी तक हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हुआ हो, भारत का सर हमेशा ऊंचा हुआ है। ठीक है, ये सिलेक्टिव जो फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं आता हूं आपके पास, फिर आता हूं। पहले वाजपेयी जी और उसके बाद मसूद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मसूद जी जो हैं वो लेफ्ट विंग के नेता हैं और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी है, आप की जगह जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं और लेफ्ट विंग की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। मैं सीधे चलता हूं वाजपेयी जी के पास। वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री को आने नहीं दिया। भाई जब प्रधानमंत्री बन के वो गए तब अमेरिका कहां था? बिछा पड़ा था। आप एग्री करेंगे कि नहीं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए, राजनीतिक का गेम समझिए। अभी 2024 के इलेक्शन पे इनकी विपक्ष के लोगों की नजरें हैं और उसके लिए ये एका करने की बात कर रहे थे। वो उनकी एका वेका वाला मुद्दा हुआ नहीं, वो चला नहीं, तो अब इनको मुद्दा चाहिए कोई। तो मुद्दा ये है कि मोदी की हम छवि को किसी तरीके से डैमेज करें, और डैमेज करने के लिए कांग्रेस ने मिल मिला के इस तरह का सिलसिला चलाया है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तो स्टेटमेंट आ रही है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियरली कि हमें जानकारी भी नहीं है उसकी, और ये 20 साल पहले बनी थी ये सारी की सारी चीजें। तो कांग्रेस ने, आपको याद होगा, ब्रिटेन में जाके, लंदन में जाके कपिल सिब्बल साहब थे तो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ईवीएम में, उसके बाद वो गायब हो गए। राहुल गांधी अक्सर जाके इस तरह का देश के खिलाफ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जनवरी 2014 में ये कानून कांग्रेस ने बनाया था, हमने नहीं बनाया, बीजेपी ने नहीं बनाया। और ये नोटिफिकेशन देख लीजिए बकायदा, और इसमें इन्होंने प्रोविजन डाला कंप्यूटर इमरजेंसी सर्विसेज, जिसका इस्तेमाल इस सरकार ने किया। और ये क्यों बनाया था इन्होंने, इसमें लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी। दूसरा लिखा है इंसिडेंट रिस्पांस सर्विसेज टू यूजर पब्लिक आर्ट्स और क्रिएटिंग कम्युनल डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी। तो ये कानून इन लोगों ने बनाया। अगर देश के हित में कोई कानून मान लो बनाया है इन्होंने और उसका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसकी फिल्म के दिखाने से गड़बड़ हो सकती है, तो क्यों नहीं बैन करेंगे? ठीक है, लेकिन आपने घनश्याम जी के सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने घनश्याम जी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सवाल पूछा था कि 2002 में रामविलास पासवान जी ने इसी मुद्दे पर तो सरकार छोड़ी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। तिवारी जी का सवाल था, क्यों तिवारी जी? अरे मैं उसका जवाब, बिल्कुल घनश्याम तिवारी जी, ऐसा है कि 2002 में जो तथ्य सामने आए उसके हिसाब से पासवान जी ने डिसीजन किया, लेकिन उसके बाद 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ गया और एसआईटी की रिपोर्ट्स आ गई तो उनको तथ्य पता चले। तो जब तथ्य पता चले तो उन्होंने बाकायदा वो बात को कंडेम किया और मोदी जी को सपोर्ट किया। हम ही लोग सबसे पहले सपोर्ट करने वाले हैं। तो तथ्यों को हिसाब से चला जाएगा।
झूठे फैक्ट के हिसाब से नहीं चला जाएगा, ये आप मान के चलिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार मोहर लगा दी, कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की। तिवारी करेंगे। देखिए, वाजपेयी जी स्वयं वकील हैं और ये मानेंगे कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो न्याय नहीं अन्याय है। तो जो कोर्ट से जो मोहर लगी है वो पूर्णतः बिल्किस बानो के केस में, एक बीच में मत टोकिए, न्याय का एक सेकंड बीच में टोकिए, वो न्याय का पैमाना नहीं था। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि उस समय जो तथ्य सामने आए थे, जो मैंने सुना है इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज की उस समय के ही तथ्य हैं। अगर उन तथ्यों के आधार पर रामविलास पासवान जी वाजपेयी जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं और आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आज इन तथ्यों को देखने के बाद, जिन तथ्यों पे रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दिया था, उन तथ्यों को देखने के बाद आपको लगता है कि देश में अशांति फैल जाएगी, तो या तो आप कुछ अधिक जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते, या फिर उसकी अतिशयोक्ति कर रहे हैं। का 10 साल से ज्यादा पोस्टमार्टम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केस मेरे ख्याल से 1 साल पहले खत्म किया है। ये भी तथ्य घनश्याम जी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 10 सेकंड वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं मसूद भाई के पास जाऊंगा। मसूद राजा खान, हम ये कह रहे, देखिए घनश्याम बाबू और दर्शक भी सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट की 2012 में जब मोहर लग गई, उसके बाद पासवान साहब आए हैं। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए एफआईआर अगर आप किसी के खिलाफ कर दो और इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट हो जाए और कोर्ट बरी कर दे, तो क्या आप उसको अपराधी कहेंगे? ये नहीं होता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट सीधे मसूद राजा खान, जनरल सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के। मसूद, ये आपकी स्टूडेंट यूनियन जेएनयू सिर्फ गलत कारणों से ही चर्चा में क्यों रहता है? कहां गलत कारणों से चर्चा में रहा है भाई? टुकड़े टुकड़े गैंग का इजाद आपके यहां से हुआ। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे भले से बाहरी लोगों ने लगाए, अंदरूनी लोगों ने लगाए, लगे तो जेएनयू में ही थे। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात दीपक जी, सबसे पहली बात कि अगर आप ये मान रहे हैं कि देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगे हैं, तो देश में पिछले 9 सालों से किसकी सरकार है? केंद्र में पिछले 9 सालों से पुलिस किसकी है? शासन किसका है? प्रशासन किसका है? कार्रवाई क्यों नहीं होती है उन लोगों पर? क्यों खामोश है? और आज जिस डॉक्यूमेंट्री विवाद पे आप लोग बैठे हैं, हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि हमारे आजमाने पर बहुत नाराज बैठे हैं, वो आईना दिखाने पर बहुत नाराज बैठे हैं, जिन्होंने कुर्सियों के वास्ते कितने घर जला डाले, वो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर बहुत नाराज बैठे हैं। आज जब हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने बिल्कुल फैक्ट बात कहा है। ये जो गुजरात कांड हुआ है, ये जो गोधरा कांड हुआ था, ये सत्य है और इस सत्य को दबाया नहीं जा सकता, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जिस तरह से प्लास्टिक सुने हैं ना, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो पाता है, उसी तरह से सत्य भी कभी डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो पाता है, बाकी सारे प्लास्टिक डिकम्पोज हो जाते हैं। उदाहरण अच्छा लाइए मसूद जी, उदाहरण अच्छा लाइए। ये जो 15 साल से हमारे मोदी जी गुजरात मॉडल चलाते हैं, तो ये उसी गुजरात मॉडल का एक हिस्सा है। क्या प्रॉब्लम है अगर मोदी जी को सर्वोच्च न्यायालय, मोदी विदेशी संस्था से सर्टिफिकेट क्यों चाहते हैं? आप अभी एक विदेशी संस्था बोल रहे हैं, आपको मालूम है कि क्या इस देश में जो भी खबर होता है उसको सत्य साबित करने के लिए बीबीसी का रिपोर्ट को लोग अक्सर बीबीसी के रिपोर्ट की लोग बात करते हैं। किस जमाने की बात कर रहे हैं सर? किस जमाने की बात कर रहे हैं मसूद जी? गया वो जमाना, हम इसी जमाने की बात कर रहे हैं। गया वो जमाना नहीं है, जमाना यही है। भारत का हर आदमी इतना डिजिटली अवेयर है कि उसको किसी बीबीसी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। माफ कीजिएगा, पूरा देश हकीकत को आप भी मानेगा। मैं सीधे गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूँ। गुरु प्रकाश जी, मुझे बताइए, आपके हिसाब से इसका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? क्या, कौन है इसके पीछे? टूलकिट गैंग है, कोई और है, या टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है राजनीति में। नहीं देखिए, हाँ निश्चित रूप से दीपक जी, देखिए मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था जो हमारे भाई बैठे हैं। देखिए, भारत का सिर नीचा होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का सिर नीचा होता है और कुछ लोग इसमें आनंद लेते हैं। दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात की है, भाई गुजरात में 182 में से 153 154 सीटें गुजरात की जनता दे। 27 साल से हमें वहां गुजरात की जनता का आशीर्वाद मिले। गुजरात की जनता सब देखती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले वो गलत है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमें दीपक जी, मैं लिख के देने को तैयार हूं, किसी की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कोविड मैनेजमेंट हो, गरीब कल्याण हो, आज हम दुनिया के ऐसे देशों से जहां सबसे ज्यादा फाइनेंशियल पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है,
फाइनेंशियल पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर 1 पे हैं हम लोग, तो किसी की प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग आज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत का सिर झुकता है तो आपको इसमें आनंद आता है क्या? आपको अच्छा लगता है क्या? एक तरफ आप कहते हैं संविधान बचाओ, दूसरी तरफ वही संविधान का जो संस्थान है सुप्रीम कोर्ट, उसको कटघरे में खड़ा करते हैं। देश की जनता के सामने आप एक्सपोज हो गए हैं। देश की जनता ने आपका पाखंड देख लिया है। यही राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक। भारत जोड़ो मंच पे सेना के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तब ये शांत हो जाते हैं। अरे तब भी तो बोलिए आप। लेकिन जब भारत का सिर झुके तो इनको अच्छा लगता है, भारत माता का अपमान हो तो इनको अच्छा लगता है। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। दुनिया के लोग डरे हुए हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, जो अच्छा नहीं लगता उनको कि भारत अच्छा करे, भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़े। तो ऐसी शक्तियां देश के अंदर भी हैं, देश के बाहर भी हैं। उनको सावधान हो जाना चाहिए। पर अभी भी आप सावधान होने को तैयार नहीं है। देश की जनता आपको हाशिए पे ले आई है। देश की जनता आपको हाशिए पे ले आई है। सीधा सवाल है, आपकी विचारधारा हाशिए पे ले आई है। मैं बता रहा हूं, आपकी विचारधारा के बारे में बोलते हैं कि आप सिर्फ चाइना को विश्व गुरु देखना चाहते हैं, क्या भारत को विश्व गुरु नहीं देखना चाहते? कोई चाइना वाइना नहीं, सुनिए सर, नहीं ऐसा नहीं। आप सुने यही आरोप गुरु प्रकाश जी आप पर लगा रहे हैं। 2 मिनट आप बोले हैं, ये तो नहीं गुरु प्रकाश जी तो अपने मुंह मियां मिट्ठू, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं। तो ये तो साहब बस सिर्फ 2 वर्ल्ड बैंक IMF वर्ल्ड बैंक बोल रहा है भाई। आप सुने, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, IMF 80 करोड़ आदमियों को भोजन, तो इसमें आपको लगता है 80 करोड़ आधारे सुनिए। अरे भाई वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, हंगर इंडेक्स क्या है मुझे मालूम है, आप सुनने को तैयार नहीं है। आपका अपना एजेंडा है, आपका अपना पाखंड है, और देश के सामने आप एक्सपोज हो गए। 80 करोड़ लोगों देश के सामने आप एक्सपोज हो गए हैं, हाशिए पे आ गए हैं, हाशिए पे आ गए हैं आप। गरीब कल्याण हो, फाइनेंशियल पेमेंट ट्रांजैक्शन हो, हम अग्रसर से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको ये बात पचती नहीं है, आपको दुख होता है, आपको दुख होता है, आपको दुख होता है अगर भारत अच्छा करता है तो। भारत अच्छा करे तो आपको दुख होता है, विवेक जी स्वीकार करो इस बात को। लेकिन आने वाला नहीं है भारत आपकी बातों में। देश की जनता आपको हाशिए पे ले आई है, देश की जनता भारत का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, पचता नहीं है। भारत का मतलब भाजपा नहीं है। आप बोल रहे हैं, आपको दुख होता है इस बात से। आप समझ लीजिए, एक मुख्यमंत्री के होते हुए दंगे हुए, सुप्रीम कोर्ट क्या है, और मारे गए, सुप्रीम कोर्ट क्या है बताइए आप, मारे गए मुसलमान, पढ़ के आइए जाकर के। और आप सुप्रीम कोर्ट से बोलिए एक बार, आप सुप्रीम कोर्ट गलत बोले, सुप्रीम कोर्ट गलत बोले, गुजरात के लोग गलत बोले, तो आप सही बोलते हैं क्या? जाकर के देख के आइए आप। सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, गुजरात की जनता भी गलत है, तो विवेक श्रीवास्तव सही बोलते हैं क्या? इस अहंकार से उठिए, देश की जनता सब देख रही है, देश की जनता हाशिए पे लेकर आई आपको, देश की जनता हाशिए पे लेकर आई आपको, जाकर के देख के करें आप। हाशिए पे आ गए हैं आप लोग, पचता नहीं है आपको, पचता नहीं है आपको। आप पचा नहीं पाते इस बात को कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, आप पचा नहीं पाते इस बात को कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है। स्वीकार करो इस बात को और सम्मान करो तो ज्यादा अच्छा होगा। स्वीकार करिए आप इस बात को, ज्यादा बेहतर होगा। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता, आपको दिक्कत होता है, आपको दुख होता है, आपके पेट में दर्द होता है। 1 मिनट के लिए आप दोनों को रोकूंगा। थोड़ा आप दोनों एक गिलास पानी पिए, थोड़ा शांत हो जाए। डिबेट शुरू करूंगा संगीत भाई से। टाइमिंग के बारे में बात की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक 2 मिनट का ब्रेक, और जितेंद्र के पास भी चलेंगे अपडेट लेने के लिए जेएनयू। क्वेश्चन को देश भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन होने के बाद भी इस पर विवाद थमा नहीं है, और इस बार विवाद के तार जेएनयू से जुड़ रहा है। खबर है कि जेएनयू परिसर में इंडिया द मोदी क्वेश्चन की आज स्क्रीनिंग रखी जा रही है। रात करीब 9 बजे स्क्रीनिंग कराए जाने का पर्चा भी बांट दिया गया है। इसे लेकर जेएनयू प्रशासन ने एक अर्जेंट एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे अनऑथराइज प्रोग्राम से यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति भंग हो सकती है। ऐसे में उन छात्रों को सलाह है कि इस कार्यक्रम को रद्द करें। प्रशासन का कहना है कि स्क्रीनिंग होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि हाल ही में भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में आशंका है कि जेएनयू के वामपंथी छात्र संघ के लोग डॉक्यूमेंट्री जबरन कैंपस में दिखा सकते हैं। ऐसे में जेएनयू परिसर में सुरक्षा और कड़ी की जा सकती है। ब्रिटिश न्यूज सर्विस बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर यह विवाद हुआ है। डॉक्यूमेंट्री पर भारत विरोधी एजेंडा फैलाने का आरोप लगाकर जहां एक ओर भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया है, दूसरी तरफ
कुछ गुट हैं जो कि इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को कराना चाहते हैं। जहां एक तरफ आज जेएनयू में इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इसकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब सवाल यह है कि बैन के बावजूद भारत विरोधी एजेंडा फैलाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की जिद कौन कर रहा है और इस जिद के पीछे की वजह क्या है। और हैदराबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग किए जाने की खबर आई। खबर यह है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों के एक गुट ने इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक इसके लेकर कोई क्या जेएनयू में फिर एक्टिव हो गया है मोदी विरोधी गैंग? एक विदेशी चैनल की डॉक्यूमेंट्री पर इतने खुश क्यों हैं मोदी विरोधी लोग? दुष्प्रचार वाली क्या ये एक इंटरनेशनल साजिश है? और सबसे बड़ी बात, 2024 की चुनाव से पहले इसकी टाइमिंग क्या है? बात बड़ी पुरानी है, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं 2002 के, लेकिन अब ये तस्वीर क्यों पेंट की जा रही है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, SCO की चेयरमैनशिप कर रहा है, यूएन ने भारत के ही कहने पर मिलेट्स यानी मोटा अनाज पूरे दुनिया में इसके लिए साल बनाया है, और साथ ही साथ हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है G20 दुनिया में जो जितने भी देश हैं G20 और G7 उनमें से बेहतर अर्थव्यवस्था, सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था हमारी है और हम दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। ऐसे में क्या 2002 की बात का कोई रिलेवेंस है? मैं जितेंद्र के पास सबसे पहले चलूंगा। जितेंद्र, मुझे बताइए जेएनयू में क्या हो रहा है? क्या स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी? क्योंकि प्रशासन ने तो मना कर दिया। देखिए, इसका सवाल तो 9 बजे, बिल्कुल दीपक जी, इसका जवाब जो है 9 बजे के बाद मिलेगा, क्योंकि अभी तक के जो हालात हैं उसमें जेएनयू प्रशासन ने साफ कर दिया है कि स्क्रीनिंग को नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया है कि स्क्रीनिंग नहीं होने दी जाएगी। बाकायदा 2 पीसीआर वैन जेएनयू के मेन गेट के बाहर खड़ी है कि अगर किसी इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि वहां पर वो स्क्रीनिंग करने को लेकर के जिद पड़ते हैं और कुछ माहौल खराब होता है तो तुरंत जो है पुलिस एक्शन ले सके। और इसके अलावा यहाँ पर जो जेएनयू की जो सिक्योरिटी है वो भी वहां पर मौजूद है, जहां पर स्क्रीनिंग करने की बात की जा रही थी, ताकि अगर स्क्रीनिंग करने की बात करते हैं तो रोका जा सके। ये तो बात हुई प्रशासन की, लेकिन वहीं जो एसएफआई के जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो इस स्क्रीनिंग को करेंगे, यानी कि जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको करने की जो बात कही थी प्रशासन के मरने के बावजूद, उनका अभी भी ये स्टैंड है कि 9 बजे वो स्क्रीनिंग करेंगे। आईसी घोष से कुछ देर पहले मैंने बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या वो 9 बजे स्क्रीनिंग करेंगे, जबकि पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया है, जेएनयू प्रशासन ने मना कर दिया है। खास सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से इस स्क्रीनिंग को नहीं दिखाया जाना चाहिए। बावजूद उसके आईसी घोष का कहना था कि वो स्क्रीनिंग दिखाएंगे, लेकिन कैसे दिखाएंगे ये अभी उन्होंने नहीं बताया। तो यानी कि अभी भी इस बात का जवाब जो है वो 9 बजे के बाद ही मिलेगा कि आखिर स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी। और लेकिन इसमें एक बात ये भी अहम बात है दीपक जी कि जिस तरह से स्क्रीनिंग को लेकर के यहाँ पर जो एसएफआई विंग है जो अड़ी हुई है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री की स्कैनिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है 2016 में जिस तरह से पहली बार जेएनयू विवादों में आया था, उसके बाद से लगातार विवादों में आया। और जो भी ऐसी बात होती है, यानी कि जो देश विरोधी होती है या देश का माहौल खराब करने की कोशिश करती है, उस बात को लेकर के यहाँ पे एसएफआई जो है वो लगातार कोशिश करता है और इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करता है कि ऐसा जो तनावपूर्ण माहौल है यूनिवर्सिटी के अंदर बने। 2016 के बाद से अगर आप देखेंगे तो जेएनयू में लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि किसी न किसी बात को लेकर के इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि ये स्थिति बन रही है। ठीक है, सीधे संगीत रागी जी के पास चलते हैं। संगीत रागी जी, क्या चर्चा इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी गई? पासवान जी से भी सवाल लूंगा, बैन ना करते मालूम ही ना पड़ता, कौन देखता है इस तरह का विदेशी चैनल भारत में? देखिए दीपक जी, एक टिप्पणी करना चाहूंगा, चूंकि मामला यूनिवर्सिटी का है। तो जब वामपंथ के घटक, चाहे वो शिक्षक हो छात्र, यदि विश्वविद्यालय के प्रति विरोध प्रकट कर रहे हो तो समझ लीजिए कि विश्वविद्यालय काम ठीक दिशा में कर रहा है। वो शांत तभी रहते हैं जब वामपंथ के पक्ष में विश्वविद्यालय प्रशासन काम कर रहा हो या कुछ भी नहीं कर रहा हो। यदि हो रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन ठीक काम कर रहा है। दूसरी बात, देखिए टाइमिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है
और टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि उनके पास कोई नैरेटिव बचा नहीं है। इनफैक्ट अब वो वामपंथ का, ट्रेड यूनियनिज्म का, उस ढंग का, कॉरपोरेटाइजेशन का, वैश्वीकरण का, वो सारे मुद्दे उनके पिट गए हैं, क्योंकि जो उनके अपने आका थे, जहाँ से वो वैचारिक नाभि से जुड़े हुए थे, वो चाइना एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का हिस्सा बन गया है। वो कैपिटलिज्म में अपने आप को कैपिटलिस्ट कंट्री के तौर पर कन्वर्ट कर लिया है, रसिया कैपिटलिस्ट कंट्री के तौर पर कन्वर्ट कर लिया है। तो एक ढंग से जो सोशलिज्म का नारा था वो एक पिटा हुआ नारा हो गया है। अब वैसी स्थिति में जेएनयू विश्वविद्यालय हो, चाहे अन्य यादवपुर विश्वविद्यालय, देखिए कुछ ऐसे विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं इस देश के अंदर, यादवपुर यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कहाँ वो आप देखेंगे कि कुछ ही सीमित विश्वविद्यालय हैं जो इस प्रकार के राजनीतिक अखाड़े के रूप में उनका प्रयोग किया जाता रहा है इस देश के सनातन मूल्यों के खिलाफ में, और जिसे आप राइट विंग पॉलिटिक्स के बारे में कहते हैं उसके खिलाफ में। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था 2002 के पश्चात से, उसमें गलत क्या है? आप देखिए, प्लीज गलत सही बाद में दिक्कत कर लेंगे। उसमें क्या जो अभियान चलाया गया था वो इन्हीं विश्वविद्यालयों से चलाया गया था। करते हैं तो उसमें आज के दिन में राइट विंग स्टूडेंट फेडरेशन के बच्चे भी प्रोटेस्ट करते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। हम तो नहीं कहते ना, अपनी बात अपने समय पे बोल लीजिएगा ना, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, आपको बहुत मौका मैं तो सीधा कह रहा हूं सर, चाहे एबीवीपी हो या एसएफआई हो या वो एनएसयूआई हो, ये डेमोक्रेटिक राइट्स है स्टूडेंट्स का। आप क्यों कर्टेल करना चाहते हैं? एबीवीपी भी बोल दीजिए ना, डेमोक्रेटिकली हो रहे हैं इलेक्शन, एबीवीपी भी बोल दीजिए ना। दीपक जी, आप पहले, दीपक जी, मैं चाहूंगा बीजेपी पहले एबीवीपी को बंद कर दे। दीपक जी, दीपक मैंने एबीवीपी बोला, दीपक जी, एबीवीपी भी बोला, सबका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं लेफ्ट के बच्चों के साथ, संगीत लगाते हैं लेफ्ट के बच्चों के ऊपर, धाराएं लगाते हैं लेफ्ट के बच्चों के ऊपर। दीपक जी तियामान स्क्वायर पर टैंक ला करके और वो स्टूडेंट पर चढ़ा देने के बाद जेएनयू में कभी मोमबत्ती मार्च नहीं निकला था, उनके स्टूडेंट के पक्ष में नहीं निकला था। ये वामपंथी अपना बुर्का पहन करके घरों में बैठे हुए थे, ह्यूमन राइट्स का सवाल कभी नहीं उठाए। स्टालिन ने लाखों लोगों को मार दिया और बेवजह मारा, अपनी पार्टी के काडर को मारा, कभी नहीं ये इन्होंने कहा। माओ ने कल्चरल लिबरेशन में लाखों लोगों को मार दिया, हत्याएं की, ये दिखा करके सब बात दिखा करके हमें कम्युनिज्म का नया विश्व गठन करेंगे। सुनिए, छोड़िए, हिटलर से ज्यादा वामपंथियों ने दुनिया में किया है, हिटलर से ज्यादा वामपंथियों ने हत्याएं की है दुनिया में। अब आइए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, चूंकि भारतीय राजनीति में गुरु गोलवलकर तो नक्षत्र की तरह चमक रहे हैं। स्टालिन नहीं, स्टालिन की मूर्तियां तोड़ी जा रही है रसिया में, आपने तो स्टालिन की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, गुरु गोलवलकर की मूर्तियां लगाई जाएंगी। आप कह रहे हैं सोशलिज्म घातक है देश के लिए। हाँ, हम तो मानते ही हैं, को भी घोल के पी गए। हम तो मानते ही हैं कि सोशलिज्म जो कम्युनिस्टों की तरफ से है वो देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, वो पूरी दुनिया के। इसीलिए उनके बारे में कहा गया दे आर द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, क्योंकि वो मंद बुद्धि के लोग हैं। वो कभी भी खुले विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दुनिया में कहीं दिया ही नहीं उन लोगों ने। जहां वो सत्ता में नहीं होते हैं वहां वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और जहां बंगाल में सत्ता में थे वहां मार करके उसकी सिर्फ बच्चे के खून में चावल उबाल करके उसकी मां को पिलाते थे। सेन ब्रदर्स की हत्या करने वाले ये सेन ब्रदर की हत्या करने वाले ये वामपंथी थे। मार करके उसकी मां को उसी के बच्चे के खून में चावल खिलाने वाले ये वामपंथी थे। बहुत ही लीजिए एक बात रागी साहब, वामपंथ ना मरेगा ना खत्म होगा। नहीं, वो दफन हो चुका है। हमने नहीं कह रहे मरेगा, तो मर चुका है, वो दफन हो चुका है। आपके राइट विंग को समाप्त करेंगे, हम कम्युनिस्ट ही समाप्त करेंगे, ये सेंटर की पार्टियां नहीं करेंगी। आपको आइडियोलॉजिकली खत्म करेगा तो वामपंथ खत्म करेगा। पर ये भी बात समझ लीजिए इस बात को, विवेक जी, ये भी बात सही है ना, कभी नहीं खत्म होगा देश। केरल को छोड़ के आप पूरी देश में खत्म हो गए हैं, ये भी बात सही है। वो कोई बात नहीं, और केरल में भी अकेले नहीं है, और केरल में भी दीपक जी अकेले सत्ता में नहीं है। हमने चुनाव जीतने के लिए
हमने चुनाव जीतने के लिए आइडियोलॉजी को डाइल्यूट नहीं किया। अरे क्या बात करते हो यार, आइडियोलॉजी को डाइल्यूट नहीं किया। सबसे पहले मुस्लिम लीग के साथ समझौता तुमने किया। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किसने किया? हमने नहीं किया। वामपंथियों ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया केरल में। क्या बात करते हो? मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जो है, सेपरेट मुस्लिम जो है, नंबूजी बात के समय बना। क्या बात करते हो? सत्ता में हो या ना हो, अरे मुस्लिम इलाके बनाने का काम किसने किया? केरला के अंदर, बंगाल के अंदर सब वामपंथियों ने किया है। के लिए अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। विचारधारा करेंगे जो हमारी विचारधारा है। वामपंथियों की कोई विचारधारा है क्या? विचारधारा विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि वो विचारधारा से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। गुरु प्रकाश जी, ये विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। विचारधारा इनकी कौन सी विचार? और मेरा एक सवाल है, इसी के साथ मेरा एक सवाल भी है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं करते तो शायद इतनी चर्चा ही नहीं होती। कौन देखता है? विदेशी संस्था है, हमारे खुद के इतने मीडिया चैनल्स हैं। नहीं, देखिए इस सवाल के पीछे दूसरा सवाल छिपा है दीपक जी। 2014 में जब 18 मई 2014 मुझे याद आता है, गार्डियन अखबार, इसी इंग्लैंड का अखबार, उस अखबार में रिपोर्ट आया था। उसमें यह कहा गया कि ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, ब्रिटेन ने फाइनली भारत छोड़ा 2014 में, ऐसा ब्रिटेन का ही अखबार कहता है। तो हमारे यहां भी कुछ औपनिवेशिक मानसिकता वाले लोग हैं जिनके डीकोलोनाइजेशन की आवश्यकता है। अभी बहुत चिल्ला चिल्ला के वामपंथ की बात की जा रही थी। देश में पहली बार आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी है और इसी वामपंथ ने उनको राष्ट्रपति बनने से रोका था। ये वही वामपंथी है जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आपका वैचारिक आधार क्या है? आपका वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है? क्या देश विरोधी आपका वैचारिक आधार है? आप हमारा विरोध करिए, हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन अगर देश का आप विरोध करेंगे, देश का अपमान करेंगे, तो इसको नहीं सहा जाएगा। और यही कारण है कि आप आज हाशिए पे आ गए हैं। पूरे देश में आप हाशिए पे आ गए हैं। फिर बीच में बोल, ये अपने वामपंथ के संस्कार मत दिखाइए टेलीविजन पे, अपने संस्कार मत दिखाइए। विवेक श्रीवास्तव, अपने पास रखिए इस बात को। देश की जनता ने आपका यथार्थ से परिचय कराया है। आपको, चाहे कांग्रेस हो या देश की जनता ने आपको बता दिया है कोई सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारे पास। आपकी प्रतिभा क्या है, आपको देश की जनता ने बता दिया गया। देखिए आप बीच में बोलते हैं, आपको दिक्कत होती है, आपको दिक्कत होती है। देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, आपको दिक्कत होती है, हम जानते हैं। अगर आप सामंती लोग हैं, आप सामंती लोग हैं, आपको दिक्कत होती है। हाँ, आपको नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ नहीं, आप और चिल्लाइए, आप चिल्ला लीजिए ना। देश की जनता ने आपको बता दिया है कि आपकी क्षमता क्या है। आपको मोदी जी पसंद नहीं है क्योंकि वो गरीब है। आपको मोदी जी पसंद नहीं है, बेटा है। विवेक जितना चिल्लाएंगे उतना मसूद भाई का टाइम खत्म होता जाएगा। मसूद मेरे छोटे भाई, जनरल सेक्रेटरी जेएनयू के साथ है, मैं उनके पास चलता हूं। मसूद, अब मुझे ये बताइए कि क्या जरूरत मेरा पूरा समय खा गए विवेक जी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की? आप खुद अपना नैरेटिव खड़ा करें ना, आप खुद अपना विमर्श खड़ा करें। जेएनयू जैसी स्ट्रांग यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ते हैं, तो यहां से तो नैरेटिव बनाने का अधिकार आपको भी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम कैमरा पे आपको दिखलाना चाहेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया था, जिसमें ये लिखा हुआ है, I want this government to be criticized. Criticism makes democracy strong. ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। 2018 का ये ट्वीट है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे। तो आलोचना करिए ना, आलोचना करिए। झूठी चीजों का मुलम्मा बना के एक नई तस्वीर तो मत पेश कीजिए। मेरी बात, एक सेकंड, बात खत्म होने दीजिए। आप आलोचना और झूठ बोलने में बड़ा अंतर है। अरे मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप यहाँ ऐसे पत्रकार बैठे हैं या बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं। सर, मैं किसी की बात नहीं कर रहा है। मैंने गुरु प्रकाश जी से भी अभी सवाल पूछा कि डॉक्यूमेंट्री बैन ना करते। देखिए जेएनयू वालों तो आप कर रहे हैं। देखिए आप बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे सर्टिफिकेट ना दीजिए, मुझे सर्टिफिकेट मेरे दर्शक दे देंगे। मसूद जी, मुझे सर्टिफिकेट ना दीजिए, मुझे सर्टिफिकेट अपने दर्शक दे, मेरे दर्शक दे देंगे। आप उसमें मत जाइए। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि भाई दूसरों के कंधे पर रखकर नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? किसी के कंधे पर रखकर नैरेटिव नहीं चलाया जा रहा है। अगर मोदी जी, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश, ये क्या बोलता है, ये फैसला आया है और मोदी जी को इसमें निर्दोष साबित किया गया है। जब मोदी, तो मतलब एक विदेशी संस्था सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी है। आप बात खत्म होने क्यों नहीं देते हैं? चलिए खत्म करिए, दे रहा हूं आपको 40 सेकंड। कि मोदी जी निर्दोष है, और जब निर्दोष है तो फिर जो आदमी निर्दोष है उसको डर किस बात का?
आप निर्दोष, आप डॉक्यूमेंट्री चलने दीजिए। आपने डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक करके यूट्यूब से वहां डिलीट करके ये साबित कर दिया कि है शायद इस दंगे में आप खुद भी शामिल। ये पीएम की खामोशियां कह रही हैं या पीएम की बेचैनियां कह रही हैं, ये आपका डर बता रहा है, ये आपका खौफ, ये आपकी बेचैनी बता रही है कि शायद दाल में कुछ तो काला है। उस वक्त कुछ तो ऐसा हुआ था जिसमें आप लिप्त थे, इसीलिए आपने डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैं गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूं। गुरु प्रकाश जी, इनका कहना है कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए आपने डॉक्यूमेंट्री को बैन किया। हालांकि ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, इनको शायद विदेशी संस्था पे ज्यादा भरोसा हो, ये इनका लुकआउट है। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। मसूद भाई का भी ऑर्डर दीजिए, मसूद भाई का भी ऑर्डर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देश में हमेशा से सर्वोपरि रहा है और आगे भी रहेगा। हम बीबीसी की बात नहीं, हम देश के माना तो आपने, जो फैसला है ये हम हमेशा माना तो आपने। आप ही क्या नारा लगा था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अगर आप ये बात मान रहे कि नारा लगा है तो फिर आप भेजिए ना मोदी जी की पुलिस को, आप भेजिए जो भी आपके पास बल है, आप भेजिए। क्यों नहीं आप अरेस्ट करते हैं? 2020 तक तो सैंक्शन ही नहीं मिला था प्रोसिक्यूशन करने का। अब छोड़िए ना, हिस्ट्री में ना जाइए। गुरु प्रकाश जी बोलिए, कंक्लूड करिए। हिस्ट्री में ना जाइए, अभी आप हिस्ट्री जुड़ाने लगते हैं, तुरंत आप हिस्ट्री में नहीं जाइए। मैं नहीं जाना चाहता भैया, मैं हिस्ट्री तो गिना रहा हूं लेकिन बहुत सारे स्केल्टन्स हैं सर। ये जो है ना, ये जो है ना, छोटी सी 2.5 इंच की जबान, यही सबसे बुरी चीज है इस दुनिया में। ज्यादा बोलने लगती है तो दिक्कत करने लगती है। गुरु प्रकाश जी, इसलिए दीपक जी आपको कह रहे हैं ना। नहीं, अब फिर आप, अरे मसूद जी थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए भैया। आप छात्र संघ में हैं, लोकतंत्र का सम्मान करिए। दूसरे बोलते हैं आप सुनिए, बोलने के साथ साथ सुनने का भी आदत डालिए। आप अनावश्यक कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, खुद के बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं जांच होनी चाहिए। आप अपने आप में वैचारिक द्वंद्वता का परिचय दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा, आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई गुजरात की जनता गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत। तो सही कौन है, तय कौन करेगा? इस देश में न्याय व्यवस्था किसकी जिम्मेवारी है? आपकी जिम्मेवारी है क्या? या तो कोर्ट का काम बीबीसी को दे दीजिए आप। शुद्ध रूप से यह एजेंडा है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का, भारत विरोधी शक्तियों का। भारत विरोधी शक्तियों की बात अब नहीं बनने वाली है। देश की जनता ने भारत विरोधी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ठीक है, मैं यही रुकूंगा। डॉक्यूमेंट्री क्यों दिखाया जा रहा है मैं पूछना चाहता हूं दीपक जी, 10 सेकंड चाहिए। पहली बार हुआ है क्या ऐसा? 1970 में इंदिरा गांधी ने किया था, आम सहमति बनी थी पूरे पॉलिटिकल क्लास में। आज क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आप चाहते नहीं हैं देश पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, देश की सेना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। आपको इसमें आनंद आता है। ठीक है मसूद भाई, माफ कीजिएगा, लखनऊ से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मसूद भाई माफ कीजिएगा, लखनऊ से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मुझे वो अपडेट करना है, इसलिए मैं 2 मिनट पहले चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि लखनऊ में एक बिल्डिंग गिरी है, उसकी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हम आपको बताएंगे। लेकिन कसम संविधान में सोचिएगा जरूर, एक विदेशी मीडिया हमारे देश के एक मसले पर डॉक्यूमेंट्री बनाता है जो विवादित है, जिसपे भ्रामक और गलत तथ्यों को परोसने का आरोप है, और उस मीडिया ग्रुप की भारत को लेकर हमेशा से राय क्या रही है वो जगजाहिर भी है। फिर उसी डॉक्यूमेंट्री को चलाने के लिए देश में हंगामा क्यों बरपा है? सोचिएगा जरूर। जिस विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया है, कहा अब कोई आरोप नहीं है, उसके बावजूद देश में कुछ लोग आज भी आरोप लगाने और सवाल उठाने में लगे हैं, तो क्या उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कोई मायने नहीं है? ऐसे लोगों के लिए न्याय के मायने क्या हैं?